अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ दो पाकिस्तान के नहायत सीनियर सियासतदान मौजूद हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान हैं, माजी में ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा, लेकिन आजकल शुनीद है कि एक नई सियासी जमात लाने की तैयारी हो रही है। और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नदीम अफजल चंद साहब। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख़ के सबसे बदतरीन सियासी, मुआशी, आइनी और कानूनी बहरान से गुजर रहा है। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान के सियासतदानों को कोई किरदार अदा करना है। अवाम देखें तो पार्लियामेंट की तरफ देखें, अदलिया की तरफ देखें, या फिर पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों की तरफ, हल किसके पास है। इन तमाम मामलात पर बात होगी, लेकिन आगाज़ में हम बात करेंगे उस कंट्रोवर्सी का जो गुज़श्ता रोज़ क्रिएट हुई। एक ऐसा मामला, एक पाकिस्तान की तारीख़ का ऐसा बाब जिससे हम जान नहीं छुड़ा पा रहे, वो है मामला जो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में सियासी मामलात में मदाखलत थी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वो थी या नहीं थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ बड़ा हैरान कुन वाक़या हुआ। दो सीनियर सहाफ़ियों ने इंकशाफ किया कि एक शादी पर वो मौजूद थे और उस शादी पर साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने साथ एक कुरान मजीद का नुस्खा लेकर आए थे। वो उनकी जेब में मौजूद था। उन्होंने उनके सामने रखा, हाथ रखा कुरान पर, हल्फ दिया, कसम उठाई और उन्होंने 3 बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि उनका कोई किरदार नहीं था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में। अमेरिका के साथ मिलकर कोई साजिश नहीं की। उन्होंने साथ ही मज़ीद कस्में उठाकर ये कहा, उनसे मंसूब ये बयान है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, उनको इमरान खान साहब के दौर में लंदन इलाज की गर्ज से भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। ये मामला शायद वो जिस तरह से तरीके से कह रहे थे, उनसे मंसूब बयान है कि उनके इल्म में ही नहीं था। और तीसरा बड़ा मामला जिसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की वो ये कि एक्सटेंशन की जो बात चल रही थी कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी, उन्होंने कहा इस किस्म की कोई ख्वाहिश किसी का इजहार नहीं किया। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उनसे मंसूब बयान के हवाले से क्या कहा, पहले ज़रा वो सुनिए। अब इसमें तीनों मामलात ऐसे हैं जिसमें काउंटर बयानात मौजूद हैं, काउंटर आर्गूमेंट्स मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड बताते रहे कि इन तीनों मामलात में साबिक़ आर्मी चीफ की इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी तरीके से थी। अब जाहिर है कि जो साबिक़ आर्मी चीफ हैं, 2 साल तक उन पर कदगन है, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, वो मीडिया के साथ मामलात को डिस्कस नहीं कर सकते। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उनको पाबंद करता है बहुत सारे मामलात उस कुर्सी पर रहते हुए जो उनके इल्म में आए उस पर लबकुशाई नहीं कर सकते। लेकिन ये वो 3-4 अहम मामलात हैं जिससे पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा जुड़ा हुआ है। इस तमाम मामले के ऊपर जो 2 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर दिफा रहे हैं, बड़ा क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप रहा है बाजवा साहब के साथ, जिनका पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कम अज़ कम जो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान से लंदन रवानगी का मामला है उस पर खुलकर बात कर चुके हैं कि उसमें किसका किरदार था, क्या कहते रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, ज़रा सुनिए। अब ये जब तमाम मामलात हो रहे थे उस वक्त दोनों शख्सियात जो आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, नदीम अफजल चंद साहब भी, वो इमरान खान साहब की काबीना का हिस्सा थे, बड़े वाकिफ़ थे जिस किस्म के मामलात चल रहे थे पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान और दीगर सियासी जमातों के साथ। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान भी थे, बड़े सरकर्दा जो है और सरगर्म किस्म के लीडर भी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इस मामले पर कि इनका पीपल्स पार्टी से रुखसती कैसे हुई और इनके अज़ाइम क्या हैं, उस पर हम ज़रा टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बात करेंगे। फ़िलहाल जो है ये जो 3 इंतहाई अहम मामलात हैं इनके ऊपर ज़रा गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं। चंद साहब ज़रा बताइए, बाजवा साहब से मंसूब बयान ये है कि उन्होंने कुरान पर हल्फ देकर ये कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था, उनका कोई किरदार नहीं था। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? बस ये हंसी के ऊपर मैं वैसे इत्तफाक कर सकता हूँ। देखें, जब कोई बंदा कुरान उठाता है या इस किस्म की कस्में खाता है तो उस पर मेरे ख्याल है ज़्यादा बहस तो उनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़रोग नसीम और शहजाद अकबर या सेक्रेटरी इंटीरियर जो उस वक़्त थे, अगर ये सपोर्ट कर रहे हों तो फिर समझ जाएं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी। चलो, बाजवा साहब नहीं होंगे तो जनरल फैज़ साहब होंगे। नहीं, जनरल फैज़ साहब जो है वो अपने तई हो सकते हैं। इज़ दैट पॉसिबल? कि हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बाजवा साहब नहीं होंगे तो बहरहाल ये कहना कि
इस्टेब्लिशमेंट पूरी बरी ज़िम्मा थी इस मामले में या ऑन बोर्ड नहीं थी, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। तो मियाँ साहब की रुखसती हुई कैसे थी? यानी कि हमें याद है कि एक मौलाना फजलुर रहमान साहब एक धरना देखिए, लेकर, एक आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद देखिए आए। ये कैबिनेट में ये बड़ी डिस्कशन पहले भी आम मीटिंग में भी होती थी कि मियाँ साहब अगर बाहर जाना चाहें तो जेल में, अगर वो बीमार हैं, अगर जेल में उनको कुछ हो गया तो हम ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए या पॉलिटिक्स के लिए, या फिर ये भी कहा जाता था कि एक नया भुट्टो पैदा हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये चीज़ें डिस्कस होती थी। और फिर जब पहले तो कोई सुनता नहीं था, लेकिन जब आखिरी दफ़ा कैबिनेट में ये चीज़ आई, जब खान साहब ने वोटिंग करवाई कि कौन कौन चाहता है कि वो बाहर चले जाएं, कौन नहीं चाहता, तो मेरे ख्याल से सारी कैबिनेट ने सपोर्ट किया था, मास वाय 3-4 बंदों के। कौन 3-4 लोग थे? फवाद चौधरी साहब, जुल्फी बुखारी साहब और फैसल वाडा साहब थे गालबन, और चौथा कौन था मुझे अब सही ज़हन में नहीं है। 4 शेरी मज़ारी साहिबा के हवाले नहीं, से कहा शेरी कि मज़ारी वो नहीं, शेरी मज़ारी ने तो नहीं, कहा वो था ये बात दुरुस्त है कि वो आबदीदा हो गई थी मियाँ हाँ, साहब जब की। खान साहब ने ब्रीफ किया बीमारी के बारे में कि उनको ये बीमारी भी है, मैंने डॉक्टर शमसी को, डॉक्टर फैसल को, फलां को, 3-4 डॉक्टरों के नाम लिए, कराची से बुलाए, तो यकीनन वो अफसरदा थी। तो क्या वाकई उनके प्लेटलेट्स का मसला था कि डॉक्टर्स मैनेज हो गए थे, रिपोर्ट्स मैनेज हो गई थी? देखिए क्या रिपोर्ट्स, अब ये तो जी कोई इंक्वायरी होगी तो फिर ही पता चलेगा कि रिपोर्ट्स मैनेज हुई थी या क्या हुई था। इस वक्त हम कैसे कैबिनेट के इतना हाई फोरम के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट दे रहा हो, उस रिपोर्ट को वेरीफाई कर रहा हो, जो मेडिकल एक रिपोर्ट थी, तो उसको हम कैसे जेली कह सकते हैं? क्योंकि मुझे याद है कि जिस वक्त रवानगी हुई, वो एक लिफ्ट के ज़रिए, क्रेन के ज़रिए उनको जहाज़ में पहुंचाया गया, और उसके बाद जहाज़ उड़ने के बाद जो पहली तस्वीर जारी की गई थी मीडिया को, उसमें जो सामने अंगूर रखे हुए थे फोरग्राउंड में तस्वीर के, पीछे मियाँ साहब बैठे हुए थे, उनके चेहरे की हशाशियत और बशाशियत कुछ और बताती थी। और फिर हमने उन्हें लंदन में जो है वो कॉफ़ी पीते हुए भी देखा, कश्ती रानी करते हुए भी देखा, घूमते फिरते भी देखा। तो वो इलाज के मामले पे भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। मैं आता हूँ आपके पास वापस। खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस वक्त आप बिल्कुल तमाम मामलात से आगाह थे। मियाँ साहब की जो रुखसती थी पाकिस्तान से, चंद साहब कह रहे हैं कि खान साहब को ये कहा गया था कि एक और भुट्टो पैदा हो जाएगा, तो वो भुट्टो पैदा हुआ नहीं हुआ? और क्या मियाँ साहब अपनी जेन्युइन मेडिकल ग्राउंड्स पे, रीजंस पे गए थे और कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं था? मान लें हम इस बात को। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है जनरल बाजवा के कुरान को सामने रखकर ये गुफ्तगू करने का, तो वहाँ पर हम अब मजीद क्या बात कर सकते हैं? ये तो कोई एविडेंस बेस उनको कन्फ्रंट किया जाए तभी मुमकिन हो पाएगा। लेकिन इस मामले पे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो एक पंजाब जब पार्टीशन नहीं हुआ था, अंग्रेज यहाँ पर हुक्मरान थे, तो एक चीफ जस्टिस थे गालिबन पंजाब हाई कोर्ट के, उन्होंने अहले पंजाब के बारे में एक ऑब्जर्वेशन दी कि बयान नज़ा जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डाइंग डिक्लेरेशन, कि अगर यहाँ के लोग बिस्तरे मर्ग पे हों, मरने के करीब हों, आखिरी उनकी सांसें चल रही हो, तो उसमें भी अपने मुखालिफ को झूठे मुकदमे में मुलविस करने से बाज नहीं आते। बस इस पे मैं इतना ही कह सकता हूँ। चंद साहब जो है ना वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। लेकिन एक जो धरना हुआ था, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे पहला आज़ादी मार्च लेकर, आप लोग ज़ाहिर है कि उनको सपोर्ट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की फ़िज़िकल वर्कर्स की प्रेजेंस मौजूद नहीं थी, लेकिन जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी, इनकी लीडरशिप ने उस कंटेनर के ऊपर जाकर इजहार यकजहती ज़रूर किया था मौलाना से। तो वो धरना या वो मार्च जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान की नहीं, मियाँ साहब की आज़ादी का मार्च था, और उसमें भी बहुत सारे लोग शामिल थे, इस्टेब्लिशमेंट भी उस पर किसी ना किसी हद तक ऑन बोर्ड थी। आप एग्री करेंगे इस बात से? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि जब वो मार्च शुरू हुआ और मार्च शुरू होकर जब इस्लामाबाद उसका इख्तिताम हुआ, तो उस इख्तिताम के नतीजे में फिर हमें जो रिलीफ मिलता नजर आया मियां नवाज शरीफ साहब को, वो तो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हुआ था, और हुकूमत भी गालिबन उस वक्त यही समझती थी कि इस पॉलिटिकल प्रेशर को ख़त्म करने का जरिया यही है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाह रहे हैं तो फिर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, ताकि पाकिस्तान की सियासत में कुछ ठहराव आए।
यहाँ से जो इस्लामाबाद के अंदर हजारों लोग मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान जिनको लेकर आए थे, कि उनका वो वापस जाएं, और फिर एक कोई गुफ्तगू शनीद हुई थी जिसके नतीजे में शायद ये चीजें तय हुई हों। बहरतौर मेरा ख्याल है कि अब ये जो माजी के वाकयात हैं, इन माजी के वाकयात को बहुत ज्यादा कुरेदने की बजाय थोड़ा मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए कि वही तमाम जो सियासी जमातें उस वक्त मुख्तलिफ थे, आज तारीख की किस सिमत में खड़ी हैं। हमने इस दौरान बड़े बड़े नारे, बड़ी बड़ी गुफ्तगू देखी। हमने वोट को इज्जत दो का एक बहुत अजीम नारा था, उसकी हमने पाकिस्तान में गूंज देखी। और आज जो सियासत है जिसमें सिर्फ किरदार बदले हैं और निज़ाम वही है, मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर जरा ज्यादा इन जमातों को आड़े हाथों लेना चाहिए कि जो सुबह शाम जमहूरियत का प्रचार करती रही हैं, और आज इस मुल्क में जो सियासी मुखालफीन के साथ जिस तरीके से हो रहा है, सियासत को जिस तरीके से पावर पॉलिटिक्स की एक खेल बना के रख दिया गया है। अवाम आज खोखर साहब, हम निकलना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के किसी भी आम शख्स से पूछेंगे, वो तंग आ चुका है। ये जिस किस्म का सियासी हिजान है, मारा मारी है, नफरत है, बयानबाजी है, सब बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन माजरत के साथ हमारे पॉलिटिशियंस इसमें फंसे हुए हैं। आज के जो एक्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनको जस्टिफाई किया जाता है ये कहकर के माजी में देखें हमारे साथ भी तो ये हुआ था, हमारा दरवाज़ा टूटा था तो इसका दरवाज़ा टूट गया तो क्या हुआ। एक खातून रहनुमा को आधी रात, चांद रात पे गिरफ्तार किया गया था तो उसके नतीजे में ये जस्टिफाइड है गालिबन कि आज अगर कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये माजी के मामलात ख़त्म किए बगैर या फिर इसके ऊपर कोई एक डायलॉग किए बगैर मुझे नहीं लगता कि हमारे सियासतदान इस तमाम मामले से बाहर आने के लिए तैयार हैं। चंद साहब, इसमें ज़ाहिर है कि अब ये एक बहस जो है वो जारी रहेगी। ख़ुद मियां नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट के लोग जो हैं वो ये कह चुके हैं बैठ कर के इसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाल जो है वो हाथ था, उन्होंने बाहर भेजा मियां साहब को। दूसरा जो अहम मामला जिस पर कसम जो है उनसे मंसूब वो मीडिया के ऊपर ज़ेर गर्दिश है, वो है कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जो खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई। हम बहुत सारी मुलाकातों का सुनते रहे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी की, नून लीग की और ये पूरी जो पीडीएम है इत्तेहाद, इसकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। फिर इल्ज़ामात हमने देखे हैं विद इन पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF। एक कहता है कि दूसरे की वजह से अदम एतमाद हुआ, दूसरा कहता है तीसरे की वजह से हुआ, कोई कहता है कि हमें अपने तहरीक के ज़ोर के ऊपर हुकूमत गिरा देनी चाहिए थी। बिलावल साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जनरल साहब आप हमसे हमारा राइट नहीं छीन सकते। एग्जैक्टली क्या इस तमाम मामले में इमरान खान की हुकूमत जाने में कोई किरदार नहीं था जिस तरीके से कह रहे हैं बाजवा साहब? चंद साहब देखें, अगर आप ये कहें कि किरदार डायरेक्ट हुए, इन्होंने गिराई हुकूमत, मेरे ख्याल में इससे पहले भी कई दफ़ा जो मैं ये मुस्तफ़ा भाई को भी पता है और बहुत सारे MNA थे, मैंने खुद बाजवा साहब के अपने मुंह से सुना कि वो खान साहब को कहते थे कि आप MNA को राज़ी करें, आपके MNAs हमारे पास आके शिकायत करते हैं कि आपके ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती, आप बात नहीं सुनते, आपके उनके काम नहीं होते, तो उनको मुतमिन करें। ये बातें खुद बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब खान साहब को बारहा कहते थे, जिसका मैं कई मामले में आई विटनेस हूँ। लेकिन अगर ये फिर उसके बाद लोग नाराज़ थे, बिल्कुल काफ़ी नाराज़ थे। हम खुद खान साहब को कहते थे कि लोग नाराज़ थे, लोगों के काम नहीं होते थे। एक मखसूस टोला था जो हावी था, कुछ मखसूस ब्यूरोक्रेट्स थे जो बिल्कुल सारी हुकूमत चला रहे थे, या कुछ 3-4 वज़ीर थे जो आल इन आल थे, 1-2 सूबों के चीफ मिनिस्टर, या कुछ और फैमिली मेंबर्स जिनकी सबको पता था। तो पॉलिटिकल क्लास तो मुतमिन नहीं थी, लोगों के उस तरह हल्कों में काम भी नहीं होते थे। और फिर वही हुआ कि लोग नाराज़ हुए। लेकिन इजाज़त तो यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर वो हमायत करते तो अदम एतमाद शायद ना हो पाता। लेकिन इसके बावजूद एक और ये वाक़या भी सच्चा है कि उसके बाद उन्होंने अपोजिशन को कहा कि आप अदम एतमाद की तारीख वापस ले लें, और वो इलेक्शन का ऐलान करते हैं। उस पर अपोजिशन अड़ गई, जिसमें पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आईनी तरीकाकार है जो उसके अमल दरामद होगा। वो तो सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा लगा रही थी, वोट को इज्जत दो का नारा लगा रही थी। तो वो उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ कैसे किस बुनियाद पे मीटिंग कर रही थी, या उनसे क्यों पूछ रही थी रहनुमाई? देखें ये तो बिल्कुल कहना गलत होगा कि अपोजिशन या इक़्तिदार की मीटिंग्स नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होती हैं। ये तो मैं तो इस पे बारे में कोई
ये तो अब हाम ही नहीं है, अब खुल के हर चीज़ ओपन हो गई है, इस पर क्या डिस्कशन करनी है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि अब मुलाकातें होती हैं या नहीं होती। सिविलियन सुप्रीमेसी तो टाइम लगेगा आते हुए, उससे पहले बहुत सारे मामला हैं जो अभी तय होने हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ कहा जाए कि सिर्फ अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, ये बात भी गलत है। चलें, अब ये इससे मैं इत्तफाक नहीं करता कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट साजिश उन्होंने की थी या उन्होंने कहा था, तो वो तो खान साहब के साथ बड़े कंफर्टेबल थे मेरे ख्याल में, सही, और ऑन वन पेज थे, कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आता था मेरे ख्याल में उनके लिए। सही। अच्छा खोखर साहब, चंद साहब जो हैं उनकी बात तो आपने सुन ली, आप बहुत सारे मामलात से वाकिफ़ हैं। ये बताइए कि अगर पहले तो ये बताएं कि ये प्योरली इंडिजिनस एफर्ट था, इंडिजिनस मूव थी, ये सियासी जमातें यानी मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी माजी से देख लें एक दूसरे की ज़िद रहे हैं। इन दोनों सियासी जमातों का न नज़रिया मिलता है, न मंशूर मिलता है, न वर्कर सपोर्ट बेस एक जैसी है। सिंध में राशिद सुमरू की हम तकरीरें सुनते हैं और पीपल्स पार्टी की सिंधी लीडरशिप की तकारीर सुनते हैं, किस किस्म से के बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए जाते हैं। तो इनकी बाइंडिंग फोर्स क्या थी? इन सियासी जमातों का तो आपस में कुछ नहीं मिलता था, जो PDM का एक इत्तेहाद, एक लूज और फिर साथ में दीगर जमातें मिली जो इकट्ठी हो गई। इनकी छतरी या इनकी बाइंडिंग फोर्स क्या थी फिर? देखिए ईसा भाई, ऐसा कोई ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं हुआ था। इससे पहले माजी में भी जो इत्तेहाद बनते रहे, ऑपोजिशन के इत्तेहाद जो बनते रहे, उनके अंदर मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई। इसी तरह MRD की तहरीक के दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें उस वक्त, हालांकि वो जमातें जिनका PNA की तहरीक में भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टाने में किरदार था, वो जमातें भी MRD में रही साथ। और इमरान खान साहब भी एक जमाने में ऑपोजिशन के अलायंस का हिस्सा रहे, उनके भी मुख्तलिफ नजरियात थे, लेकिन ऑपोजिशन के अलायंस का हिस्सा रहे। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। ऑपोजिशन का अलायंस बना, इलेक्शंस के फौरन बाद बना, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ली और उन्होंने ये तक कह डाला कि जी ऑपोजिशन की जमातों को हल्फ भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक मुस्बत किरदार अदा किया और उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम असेंबली में बैठेंगे, हमारा 1985 का तल्ख तजर्बा है, इस सिंध में ना जाया जाए। और फिर पहले दिन से पीपल्स पार्टी की पोजीशन थी कि हम इस हुकूमत को, इतनी थिन मेजॉरिटी है, इसको हम तहरीक अदम एतमाद के जरिए रुखसत कर सकते हैं, पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करनी चाहिए, बजाय इसके कि सियासत को हम सड़कों पे करें। और उसका ट्रेलर जो था वो यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो इलेक्शन था सेनेट का बामुकाबला हफीज शेख साहब, उसके अंदर वो ट्रेलर पीपल्स पार्टी ने दिखा दिया। और फिर ये जो बात है कि क्या उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी नहीं थी, इसका मुख्तसरन आपको मैं जवाब दूं और नतीजा आप खुद अख्स कर लीजिएगा। समझदार आदमी है आप भी और सुनने वाले भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कि क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग काफ, बाप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM, अगर आप समझते हैं कि ये अपने फैसले करने में आजाद हैं, तो ठीक है, फिर तहरीक अदम एतमाद ऑर्गेनिक थी। वैसे जवाब आपकी इस मुख्तसर तरीन गुफ्तगू में तमाम तर जवाब इस मामले का मालूम है। लेकिन चंद साहब ये बताएं, अब आपने खोखर साहब की बात भी सुन ली, एक मंसूब कसम भी हमारे सामने, एक हल्फ जो है वो भी मौजूद है। ये आप ज़ाहिर है कि आप, मुझे अंदाज़ा है कि हमारे तमाम पॉलिटिशियंस, उनकी भी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ हदूद हैं जो उनकी पार्टी की वजह से वो यहाँ तक कह सकते हैं, यहाँ तक नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये सब कुछ इतना इंडिजिनस और इतना सब कुछ साफ़ और शफाफ तरीके से हो रहा था और अपोजिशन जो है वो किसी के साथ कोऑर्डिनेट किए बगैर ये सब कर रही थी, एक वक्त जब वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वज़ीर दाखिला उनका है, IG इस्लामाबाद उनका, ये सब कुछ, ये पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद से रातों रात 15-20 MNAs का गायब हो जाना और फिर किसी को मालूम ना होना कि वो कहाँ पर हैं, और फिर सिंध हाउस से उनकी बरामदगी, ये भी सारा बिल्कुल, इसमें भी कोई किसी और का कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, MNAs तो मैं खुद कई MNAs के साथ था उस वक़्त, ऐसी कोई इशू नहीं था। MNAs बिल्कुल लाजिज में थे और लाजिज से निकल के कुछ सिंध हाउस में गए, कुछ अपने घरों में रहे, कुछ सिंध हाउस में, फिर भी सारे MNA नहीं रहते थे। सिंध हाउस में तो सिर्फ 7-8-10 लोग रहते थे, बाकी लाजिज चले जाते थे, या आपने कहीं जो उनकी प्राइवेट रहायशगाह हैं उधर भी चले जाते थे। और ये कहना कि कोई उठा के किसी ट्रक में कोई उनको ले गया था या अगवा करके किसी ने वहाँ रखे थे, बिल्कुल गलत बात। ये खोखर साहब और राम इकट्ठे थे, ऐसी कोई बात। हाँ, उनकी हिफाजत के पेश नज़र के अदम एतमाद में या जब भी कोई इलेक्शन होते हैं
तो अपने मेंबर्स की हिफाजत ज़रूर। मुझे इजाजत दें एक नुक्ता। जी जी खोखर साहब। देखें, वो जो 20 लोग थे उन्होंने तो वोट ही नहीं किया। ये आप देखें ना, ये तो रिकॉर्ड की बात है। उन्होंने तो एतमाद का जो वोट था उसके अंदर, तहरीक अदम एतमाद के अंदर वोट ही नहीं किया, उनसे तो वोट लिए ही नहीं गए। ये तो बाकी जमातें जब हुकूमत से उतर गई हाँ, तो फिर मेजॉरिटी खत्म हो गई। तो ये तो उनको दिखाने के लिए नहीं, था, क्या था? देखें वो लोग, आप एक ये प्रेशर टैक्टिक्स था कि शायद वो पहले रिजाइन कर दें, लेकिन वो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह की रूलिंग्स दी वो यकीनन गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी, और मेरे ख्याल में इस हद तक नहीं होना चाहिए था। ये एक आइनी प्रोसेस है, उसको अगर वो रिज़ाइन दे देते तो शायद और बेहतर होता, या पहले असम्बली तोड़ देते, इलेक्शन की तरफ चले बहुत जाते। सारे लोग इस बात पर पुरयकीन है कि अगर पीडीएम जो है वो जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया था वही उनका अगर अलविदाई खिताब भी होता कि हम इस सिंगल या 2 पॉइंट एजेंडा पर आए हैं, 2 महीने में पूरा करेंगे, घर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मई में वो चले जाते, या फिर जिस वक्त खान साहब ने ऑफर की थी उस वक्त तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेते, वो रिजाइन करते, चले जाते इलेक्शन में, तो पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती है आज। देखिए, सूरत हाल मैं समझता हूँ कि अब भी जो अदम एतमाद हुआ उसके बाद हुकूमत बनी, पीडीएम की जो हुकूमत बनी, यकीनन वो महंगाई का तूफ़ान या जो पीछे पॉलिसियों का तसलसल था, कोई भी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा। अभी भी बनी है हुकूमत को, इतना आसान नहीं है डिलीवर करना, और बड़ा मुश्किल होगा आवाम के मसाइल को कम करना, और मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी देखने का वे फॉरवर्ड क्या है। हमारी पॉलिटिकल क्लास जो असल डिबेट है वो ये होनी चाहिए कि इस मुल्क को, इस भंवर से, इस डूबती कश्ती को, इस ज़ख्म खुर्दा मुल्क को हमने ठीक कैसे करना है, इस निज़ाम को ठीक कैसे करना है। सही। अच्छा, वे फॉरवर्ड से पहले और ब्रेक लेने से पहले खोखर साहब ये बताइए, आपने बिल्कुल आगाज़ में जैसे ही पीडीएम की हुकूमत कायम हुई, मुझे याद है कि आपके ट्वीट्स जो है वो हम देखते थे कि आप ही वो शख्स थे जिसने कहा था कि हम 2 महीने में जा रहे हैं या 3 महीने में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है, और फिर पीडीएम रुखसत हो जाएगी, फ्रेश इलेक्शन होगा। और फिर इसी बात के ऊपर इख्तलाफात बनते गए, आपको इस्तीफ़े का कहा गया, आपने पार्टी से इस्तीफ़ा, सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया, फिर आपने पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। ये सारा मामला हमारे इल्म में। लेकिन ये जो तीसरा मामला है जिस पर कसम खाई गई कि उस आखिरी साल में एक्सटेंशन की कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया, डू यू एग्री विद दैट? देखिए, ये तो फिर बड़े सादा होंगे अगर हम इस सारी बात को हकीकत मान लें। जो सारा सिलसिला था जनवरी से ही, हम पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल चेंज है, अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमने निज़ाम के अंदर दोबारा एक्सटेंशंस वाला जो मामला है वो इस तरीके से फैला दिया है कि अब वो पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देता है। और ये सारा का सारा जो मामला था, ये आर्मी के अंदर जो कमान की तब्दीली थी या एक्सटेंशन थी, ये उसी से जुड़ा हुआ था। सियासतदान तो आपको पता है कि बेमानी है इस मुल्क के जो निज़ाम है उसमें, और पावर पॉलिटिक्स है। उस पावर पॉलिटिक्स में अपना फायदा हासिल करने के लिए, हुकूमत में थोड़ा बहुत हिस्सा हासिल करने के लिए, वो भी मुकम्मल हुकूमत नहीं, तो सियासतदान इस तरह की खेल का हिस्सा बन जाते हैं। और काफी हद तक मुझे तो इस बात में क्लैरिटी है कि ये आर्मी की हाई कमान के अंदर तब्दीली के साथ ये मामला जुड़ा हुआ था। ये मामला इतना सादा नहीं था जिस तरह बयान किया जा रहा है। तो यानी जो मई में शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देने से, घर जाने से रोका, फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाने से रोका गया, किन हालात में रोका गया, और फिर आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं शायद खाकान अब्बासी, उनके हवाले से अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि उनको मियाँ साहब के पास भेजा गया, उनके ज़रिए भी ये रिक्वेस्ट की गई, तो फिर कसम का क्या करें? बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं जी। अब कुरान पाक को उन्होंने सामने रखा है। बहरहाल सही, ठीक है। ये जाहिर है कि ये एक ऐसा मामला है, ये ऐसा मामला है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक आएंगे तो चंद साहब जो कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए अभी भी कोई मामला, कोई बागो बहार नहीं हुआ, कोई आसानियाँ पैदा नहीं हुई, किस मंजरनामे में ये सारी बात हो रही है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। रिजल्ट्स जब सामने आए, तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स बड़े ओवरवेलमिंग नंबर्स के साथ सबसे आगे मौजूद थे। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नवाज़ थी, लेकिन उन्होंने विक्ट्री स्पीच की। बहरहाल जोड़ तोड़ करके इत्तेहादियों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बना ली। अब हुकूमत बन गई, उसके बाद जो 2 रोज़ पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए, उस मार्के को कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अपनी पोजीशन बड़ी कंसोलिडेट कर ली और अब हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है। तारड़ साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन का, इमरान खान का बयानिया दफन हो गया है, आवाम के दिल बदल गए हैं। किस तरीके से दिल बदले हैं, पहले ज़रा तारड़ साहब की गुफ्तगू सुन लें, फिर मैं वापस आता हूँ। का बहुत ढंडोरा पीटा गया, बात की गई, मगर अल्लाह ताला के फजल से आपने देखा कि अभी इतवार वाले दिन जो बाई इलेक्शंस हुए, मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप की। इसकी वजह क्या है? वो वोटर जो गालिबन पहले तरीके इंसाफ की तरफ था, मगर इनके झूठ के बयानिए की वजह से, इनके तशद्दुद पर मबनी बयानिए की वजह से, इदारों के खिलाफ, दिफाई इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानिए की वजह से उसको पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है। और मुस्लिम लीग नून का ना सिर्फ वोटर निकला है, दीगर जो वोटर थे उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को वोट डाला। और एक शफाफ इलेक्शन जिसके अंदर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यानी वो सियासी जमात जो बड़े बुरी सूरत हाल का शिकार थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो 16 में से 10 सीटें जीत जाती है सूबाई असम्बली की, 5 में से 2 जीत जाती है कौमी असम्बली की, और टोटल जो 21 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि 8 फरवरी तक अव्वलीन चॉइस नज़र आ रहे थे पाकिस्तानी वोटर्स का, वो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। उनका नंबर जो है वो स्क्वीज डाउन होकर वो 1 कौमी असम्बली की नशिस्त जीतते हैं और 1 या 2 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीतते हैं। ये किस तरीके से ये मुआवजा हो जाता है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुआ और हुकूमत का उसकी ग्रिप मजबूत हो गई है। चौधरी दानियाल अजीज़ साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक इसके हवाले से इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि ये इलेक्शन जो है, जिसको बड़ा क्लेम किया जा रहा है कि विक्ट्री है, उन्होंने क्या बताया कि ये किस तरीके से इलेक्शन मैनेज हो रहा था, ज़रा वो सुनिए। दिन पहले से ट्रेनिंग हुई थी 3 रोज़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें 326 लोग हैं, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी शामिल है। तो ये जो 326 की लिस्ट है जिनको ट्रेन किया था, जाहिर बात है इन्हीं में से लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगने थे ना जी, नहीं तो इनको ट्रेनिंग क्यों देते। तो ये जो लिस्ट है 155 की, इसमें जो ट्रेन हुए हैं वो सिर्फ 6 हैं। इधर उधर से पकड़ दकड़ के जो जिसके साथ मुकमुका हो गया वो ला के लगा दी, और फिर वही हुआ इलेक्शन वाले दिन कि जाके पोलिंग तोड़े और प्रिजाइडिंग चुप करके बैठे रहे। हमें बताया उन्होंने कि 100 की कॉपी डाल गए, तो अब मैं क्या करूं? हमने कहा फिर 100 निकाल दें। मैं तो नहीं निकाल सकता, मेरी नौकरी का मसला है। आपके नाजरीन को पता तो चले हुआ क्या है। ये तो बड़ा आसान है कि जी फॉर्म मौजूद है, आप जाके तहकीकात करवा लें, यानी किसी का सार उतार दें और कहें आपको अस्पताल भेज देते हैं। वेरी गुड यार। चंद साहब ये बताएं, 73 दिन के वक्फे से ये इलेक्शन हुआ जो ज़िमनी इलेक्शन है, तो 73 दिनों में हुकूमत ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया कि उनके जो सबसे बड़े सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान, उनकी सियासी जमात, उसकी क्या मकबूलियत ख़त्म हो गई, भक से उड़ गई, भाप बन के उड़ गई, क्या हुआ? देखिए जी, हुकूमतें जो होती हैं, हमारा जो सिस्टम है इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट्स के होते हुए इलेक्शन मुखालफिन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ये एक हकीकत है। लेकिन ये कहना कि इस मुल्क में कभी फेयर इलेक्शन होते हैं जो आइडियल होते हैं, मैं तो नहीं मानता कि कभी आइडियल इलेक्शन होते हैं। लेकिन पॉपुलैरिटी कई हलकों में, यकीनन कई इलाकों में पॉपुलैरिटी कैंडिडेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, पॉपुलैरिटी वर्सेस कैंडिडेट। तो जहाँ कैंडिडेट अच्छा हो जिस जमात का, वो पॉपुलैरिटी आदि जो है वो उसको माइनस कर लेता है किसी अपोजिशन की या किसी मुखालिफ कैंडिडेट की या उसकी जमात की जो पॉपुलैरिटी होती है। तो 8 फरवरी तो का ये बाकी माहौल होता है जिसके साथ इंतज़ामिया होती है, उसके लिए इलेक्शन लड़ना आसान होता है। तो ये जो और इंतज़ामिया के खिलाफ इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर इसके ऊपर आप अभी तक ये जजमेंट नहीं या फैसला आप नहीं कर सकते कि इस हुकूमत की कारकर्दगी से कोई अभी रिज़ल्ट आएंगे। अभी तो मेरे ख्याल में 2 महीने हुए हैं और हुकूमत के अभी ना कोई एग्रीकल्चर की पॉलिसी आई है, ना कोई और माशी पॉलिसी आई है, ना हेल्थ की पॉलिसी आई, ना एजुकेशन की कोई पॉलिसी आई, ना कोई बिजली सस्ती हुई, ना तेल सस्ता हुआ, ना कोई रिफॉर्म्स किसी इदारे की तरफ से होनी। अभी कोशिशें शुरू है, मैं समझता हूँ टाइम देना चाहिए हुकूमत को, 1 साल कम अज़ कम देना चाहिए।
अच्छा, जो वक्त एक कितना साल देना के बाद चाहिए ये एक अलग बहस है। खोखर साहब, और ये एक साल के बाद आप डिस्कशन कर सकते हैं, या डायरेक्शन सही। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा डायरेक्शन क्या है। सही। तो मैं उस डायरेक्शन के बाद ही आप अंदाजा ला सकते हैं, लेकिन अवाम अभी नहीं जज कर सकते कि क्या हो रहा सही। है। लेकिन मुश्किलात अवाम की बढ़ती जा रही हैं बजाय कम होने के। सही। तो खोखर साहब, चंद साहब कह रहे हैं ना अभी एग्रीकल्चर की पॉलिसी आई, ना कभी हेल्थ की पॉलिसी आई, ना पेट्रोल की कीमतें कम हुई, ना रुपये की डिवैल्यूएशन रुकी, ना मुआशी कोई बेहतरी आई है, ना लोगों के बजट्स जो हैं वो किचन उनका बड़ा आराम से चलने लगा है कंफर्टेबली। कोई भी जब चीज़ नहीं हुई तो जो 11 अप्रैल से अब तक जितने भी इंतखाबात हुए उसमें तहरीक इंसाफ जो आउट परफॉर्म कर रही थी सबको, वो किस तरीके से धड़ाम से गिर गई, और नून लीग जो अपने वर्स्ट स्टेज ऑफ देयर पॉलिटिकल करियर थी वो अचानक किस तरीके से राइज हो गई। डू यू एग्री ये जो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, अता तारड़, रना सनाउल्लाह साहब नून लीग के हवाले से कह रहे हैं कि हमारा वर्कर जाग गए, ये कैसे जागा है? लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बहस में अगर दलील ये है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शंस थे इनके नताइज 8 फरवरी के इलेक्शंस को सबड्यू कर सकते हैं या उन पर हावी हैं, तो इस दलील के आगे क्या बहस की जाए। 8 फरवरी एक जनरल इलेक्शंस का दिन था। ज़िमनी इलेक्शंस के बारे में हमें पता है इस मुल्क में कैसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि इन इलेक्शंस में जो पीटीआई का वोटर था जो 8 फरवरी को हमें ज्यादा चार्ज नजर आया, शायद उसके लिए इतना वो चार्ज नहीं था इन इलेक्शंस में, क्योंकि उसको पता था कि जो नताइज हैं अगर वो उसके हामी उम्मीदवार जीत भी जाए तो उसके नतीजे में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो परहैप्स उसके अंदर उस जोश के अमल का थोड़ी कमी थी। इसमें तहरीक इंसाफ को भी गौर करना चाहिए कि उनकी जमात जिस तरीके से फैक्शंस में बटी हुई है, क्या कैंपेन के अंदर कोई जो कमी रह गई, उनको भी उस पर गौर करना चाहिए। लेकिन 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे, अगर आप कहें कि ज़िमनी इंतखाबात उन पर हावी हो गए, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। वो जनरल इलेक्शंस थे, पाकिस्तान के लोगों ने उसके अंदर तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल विजडम थी उस दिन फेल हो गई। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल विजडम तो ये कहती थी कि जिस जमात का लीडर जेल में हो, एस्टेब्लिशमेंट उसके मुखालिफ हो, उसके पास उसका इंतखाबी निशान ना हो, उसके कैंडिडेट्स उसको छोड़ चुके हों, हर जगह नए कैंडिडेट्स हों, फिर भी उन्हें जलसे जुलूस की इजाजत ना हो, तो क्या बहुत हुआ हद हुआ 15-20 सीटें ले लेंगे। तो पाकिस्तान की अवाम ने इस चीज की नफी की है। तो ये ज़िमनी इंतखाबात उन पर हावी नहीं हो सकते। और जहां तक वक्त का ताल्लुक है, तो वक्त तो अभी 1 माह गुजरा है। लोगों के मसाइल, मैं समझता हूं कि ये जो जमातें इस वक्त हुकूमत में, इनकी तो ये तो मंशूर तक सामने नहीं लेके आ सके। इलेक्शन से हफ्ता पहले तो मुस्लिम लीग नून अपना मंशूर सामने लेकर आई है। तो मसाइल इन्होंने क्या हल करने। आपने दो हलकों से आपने इलेक्शन लड़ा और दोनों जगह पर आप ये कहते हैं कि फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है। तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो फॉर्म 45 पे आपने सबूत भी सामने रखे। आपके मुताबिक तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीत गए थे, लेकिन जिनको जितवाया गया, तो ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप समझते हैं कि एक जेन्युइन एमएनए है, लेजिटिमेट एमएनए है, इस हल्के की आवाम की विल और मंशा को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, जब मैंने ये कह दिया कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट है उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स यहाँ से जीते, बल्कि सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, तो फर्दों के ऊपर क्या बहस करनी है। तो पूरी की पूरी असेंबली फॉर्म 47 की है। इसके ऊपर सही इंडिविजुअल्स में मैं बात नहीं करता। चंद साहब, आप इस मसले से हमें निकाल सकते हैं। तारड़ साहब का मैंने शॉर्ट सुनवाया था। तारड़ साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन जीता बिलावल भुट्टो जरदारी से, और ये मैं मान नहीं सकता कि जिस हल्के में बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हों वहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन पर आपका पोलिंग एजेंट मौजूद ना हो और उसके पास फॉर्म 45 मौजूद ना हो। तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि वो हल्का भी तहरीक इंसाफ जीती है। तो आप, तहरीक इंसाफ अगर झूठी है, आप हमारी रिक्वेस्ट माने, आप बिलावल से इसकी इजाज़त लें, अपने पोलिंग एजेंट से वो फॉर्म 45 उठाएं, मुंह पे मारें उनके, उन्हें कहें देखें ये आपका बयानिया झूठा है, ये फॉर्म 45, 47 मुस्तफ़ा नवाज खोखर और ये सारे ये सब झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो आप इस मसले को हल करें ताकि हम मीडिया भी उनको कन्फ्रंट करे कि आपने क्यों ही जान बर्पा किया हुआ। देखें, फॉर्म 45 या 47 की जो डिस्कशन हो रही है, बड़ी सिंपल सी बात है।
मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है, मैं खुद समझता हूँ कि मेरे इलेक्शन में मुझे जीते हुए रहाया गया है। मैं आज भी कहने के लिए तैयार हूँ, मैं इसके बिल्कुल ओपन, और पीटीआई से ही पूछ लें, पीटीआई हालांकि अब तीसरे नंबर पे आई है मेरे हल्के में। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि देखना यह है कि हम अगर इसी तरह लड़ते रहे, जो आप कहते हैं कि पीटीआई से कहना है जान जो उन्होंने पैदा की हुआ है, लड़ाई जो हो रही है, तो क्या इस मुल्क की पॉलिटिकल क्लास ये जो आज हम गलतियां या आप जो हम रो पीट रहे हैं इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में 13, 18, आप 2024, क्या अगला इलेक्शन हम इसी लड़ाई की सूरत में लड़ेंगे तो क्या फिर वो बेहतर होगा? मेरे ख्याल में बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। और क्या इस मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं हमारी इस लड़ाई की सूरत में? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या निज़ाम अदल ठीक हो सकता है? जो अमनी शिद्दत जो असम्बली के अंदर लड़ाई है, क्या अवाम इसको पसंद करते हैं? बिल्कुल अवाम इससे नफरत करते हैं। अवाम अपने मसाइल हल चाहते हैं। देखिए ना, एक तरफ आप रोटी नान भाई को कह रहे हैं कि 16 रुपए की रोटी बेचो और फोर्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने गंदम की कीमत मुकर्रर की है 3900, और आज व्यापारी जो है, बेव्यापारी दरमियान मिडल मैन जो वो 3000 में खरीद रहा है। और आपने 35 लाख टन निगरान हुकूमत ने जो इंपोर्ट किया है, बम्पर क्रॉप्स, आज 47 लाख टन ऑलरेडी गंदम पड़ी हुई है। इतना बड़े स्कैंडल जब हो रहे हैं, किसान क्रश हो रहा है, तो मैं समझता हूँ हम इस निकलेंगे कैसे से? इस लड़ाई से नहीं निकला जा सकता। सही निकलेंगे आप कैसे? 47, 45 इसी बने रहे, कभी इलेक्शन आइडियल नहीं हुए, कभी देखें हमने इनसे निकलना है, आगे निकलना है, और इस मुल्क को, अवाम को कुछ सुकून की नींद भी देनी है, उनको कोई होप देनी है। इस वक्त तो होपलेस हो चुकी है अवाम, और होप पॉलिटिकल क्लास, सारी सियासी जमातें बैठ के ईमानदारी के साथ अपनी पर्सनल ग्रजेस जो है ना वो छोड़ के एक दूसरे के बारे में या इदारों के बारे में सब ने हिस्सा डाला है। थोड़ी थोड़ी कुताहियां, गलतियां सब से हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल है आगे चलना पड़ेगा, निकलेंगे एक कैसे? दूसरे को आगे माफ कैसे करना चलेंगे? पड़ेगा। हल किसके पास है? क्या पाकिस्तान दान की तरफ देखें, किसी नई सियासी जमात की तरफ देखें, अदलिया की या इदारों की? इस पे बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और नदीम हुसैन चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल है कि पाकिस्तान जो इस वक्त अपनी तारीख़ के बदतरीन सियासी बहरान का शिकार है, एक लड़ाई की, नफ़रत की फ़िज़ा है, मारा मारी की फ़िज़ा है, इससे निकालना किसने है? सियासतदानों ने निकालना है। जिस पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदों को भेजते हैं उस पर उम्मीद रखी जाए, पाकिस्तान की ऐवान अदल की तरफ देखा जाए, या पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों की तरफ? कौन इस बात को हल करेगा? हमने ये देखा है कि जो एक सिग्नलिंग आना शुरू हो गई थी 8 फरवरी से पहले, और फिर 8 फरवरी के बाद कहा गया कि एक नई सियासी जमात की गुंजाइश बन रही है, वो अब प्रैक्टिकल फेज़ में जाती हुई नज़र आ रही है। शाहिद खाकान अब्बासी के घर एक मुलाकात हुई, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और लाइक माइंडेड पॉलिटिशियंस, इन्होंने री इमेजिनिंग पाकिस्तान फोरम जो है उसके तहत कुछ सेमिनार्स किए थे। पाकिस्तान के को दरपेश मसाइल को ज़रा एक डिफरेंट एंगल से, एक थोड़ा सा रियलिस्टिक एंगल से देखने की कोशिश की थी। क्या वाकई ये कोई सियासी जमात कुछ डिफरेंट कर सकती है? इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उन्होंने तबसरा फरमाया है कुछ सियासी जमातों के हवाले से। पहले ज़रा वो सुन लें, फिर बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं बड़े साफ गो हैं, सही बात करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को पार्टी में बैठ के अपनी बात करनी चाहिए। इस तरह का रवैया अपनाना कि पार्टी छोड़ के आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो इस किस्म की आवाज़ों को कमज़ोर करती है, और इस वक्त पाकिस्तान में नई पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो पहले 117 पार्टी हैं, 118वीं बन के क्या करेगी? खोखर साहब, पहले 117 पार्टियां, 118वीं पार्टी क्या करेगी? योर टेक। देखिए, अगर तो आप समझते हैं, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, और जो नाजरीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपने आप से पूछें कि अगर वो इस मुल्क के हालात से मुतमईन है और समझते हैं कि सियासी पार्टियों ने डिलीवर किया है, तो फिर तो कोई सियासी जमात की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर सियासी जमातें डिलीवर नहीं कर सकी हैं, आज हालत ये है
कि वर्ल्ड बैंक की दिसंबर के अंदर रिपोर्ट आई कि इस वक्त 9 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है, और आज से हफ्ता पहले फिर दोबारा उनकी रिपोर्ट आई कि 1 करोड़ पाकिस्तानी मजीद इस साल सतह गुर्बत से नीचे चला जाएगा। तो 10 करोड़ पाकिस्तानी, 50% पाकिस्तान अगर सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो, इस मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ का, उसके बारे में क्या कहें। तो आप अगर मुतमईन हैं इन तमाम चीज़ों से, तो आप फिर तो ज़ाहिरी बात है कोई सियासी पार्टी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसे शवाहिद खुद ही मिल जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये सियासी पार्टियां नाकाम हो चुकी हैं और इस मुल्क में आप। तो ये बात दुरुस्त है कि 12 मई या 15 मई को आपकी सियासी जमात को बाकायदा लॉन्च हो रही है, इसका नाम सामने आ रहा है, अपना कोई पहला इसके हवाले से कोई इनॉग्रल सेरेमनी करने लगे, इज दैट करेक्ट? नॉट एट ऑल। अभी मशावरत जारी है, बहुत सी चीज़ों पे ग्राउंड वर्क हो रहा है, और इंशाल्लाह जब वो वक्त करीब आएगा तो, बट नॉट ऑन 12th में और 15th में। तो आपका टारगेट क्या है? यानी आप दीगर जो सियासी जमातें हैं उसमें मौजूद हम ख्याल लोगों से कहेंगे कि आपको ज्वाइन करें, नए नौजवान यंगस्टर्स को बुला रहे हैं, अपने साथ में ला रहे हैं, या एग्जैक्टली व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी? देखिए, अगर तो जमातों ने इस्तवार होना है, उन्हें ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज पे जो मौजूदा दौरे हाजिर की जो रियलिटीज़ हैं उनको नज़रअंदाज करना है, उनको खातिर में नहीं लाना, तो फिर उन जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं। 2 एक्सपेरिमेंट हमारे सामने मौजूद है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का और इस्तेहकाम का, कि जब आपके ऊपर इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की स्टैंप होगी तो आप सियासत फिर नहीं कर सकते। हमें जो माशरे की बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तजादात हैं, पाकिस्तान की खातिर उनको एड्रेस करना है। अब हमारा मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है कि ये बहस हमें तय करना जरूरी है कि मुल्क चलाना आखिर किसका काम है, सही। अवाम की मुंतखब करदा नुमाइंदों का साफ शफाफ इलेक्शनों के जरिए या एस्टेब्लिशमेंट का, ये बहस तय करना जरूरी है। सही। और फिर दूसरी जो चीज है वो ये है कि पाकिस्तान, 64% पाकिस्तान इस वक्त 30 साल से कम उम्र के लोगों का है। उनकी जो होप्स है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, क्या सियासी जमातें डिलीवर कर पा रही हैं? क्या उनको एक बेहतर मुस्तकबिल प्रॉमिस कर पा रही हैं? क्या ये मुल्क एक सोशल वेलफेयर स्टेट की जानिब बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा? ये चीजें एड्रेस करना अहम है। सही। मैं आपके पास वापस आता हूं कि नई सियासी जमात बन जाएगी तो बन के क्या करेगी? चंद साहब, पाकिस्तान के बेशतर लोग जितने भी अभी हालिया सर्वेज हुए हैं वो बड़े उकताए हुए नज़र आते हैं, मायूस नज़र आते हैं। किसका फेलियर है? सियासतदान का, पार्लियामेंटेरियंस, हमारे MNAs का, हमारी असम्बलियों का, अदलिया का, या इदारों का? किसका है ये नाकामी? किसकी है? देखें, अगर तो नाकामी आप जनरल एक बात करें तो फिर तो सारों की है, उसमें सिर्फ सियासतदानों को आप ब्लेम दें, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सियासतदानों की है। जिम्मेदारी बनती है इस मुल्क को आगे लेके चलना, या जो जिस तरह मुस्तफ़ा साहब ने बात की है कि नौजवानों को एक होप देना, या सिस्टम को आगे लेके चलना, ये सारे काम सियासतदानों ने करने। तो आपकी पार्टी के शरीक चेयरमैन अब सदर बन गए हैं, उन्हें मफाहमत का बादशाह आप लोग कहते हैं, वो एफर्ट क्यों, वो इनिशिएट करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे कि अब इसको हल करने के लिए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब देखें, प्रेसिडेंट का पहला खिताब था पार्लियामान में, उन्होंने जो 3-4 पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें पोलराइजेशन का खात्मा था, मिल के बैठ के चलने की बात थी, इस मुल्क के नौजवानों के लिए, आम किसानों के लिए, आम मजदूरों के लिए, सब के लिए एक पूरे, इन्होंने कंप्रिहेंसिव एक स्पीच की, लेकिन उसको भी सुना नहीं गया। हमारी अपनी लड़ाई, हमारी पार्टियों के अंदर जो पार्लियामान को जिस तरह हमने बेवकूफ़ा करने की तरफ हम जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे फिर हम इस सिस्टम में रह के डिलीवर कैसे कर सकते हैं। दूसरा, हमें पॉलिटिकल जमातों में डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, नए लोगों को इसमें शामिल। ये नई पार्टियों की बातें क्यों होती हैं? अगली पार्टियों में एक आम पढ़ा लिखा नौजवान जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, वो सियासत में उसकी एंट्री बड़ी मुश्किल है, पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी एंट्री बड़ी मुश्किल है, उसको ओनरशिप नहीं मिलती। नौजवान बच्चों को एक, क्योंकि जो ऑलरेडी बैठे हुए लोग होते हैं हमारे जैसे, वो बैरियर्स बन के बैठे होते हैं, वो नए आने वाले किसको आने नहीं देते, सिस्टम में कंट्रीब्यूट नहीं करने देते। ये एक बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ सियासी जमातों को इन चंद चीज़ों पे जो छोटे छोटे काम है, इसमें कोई
कॉस्मेटिक से करना, कुछ थोड़ी तब्दीली मुझे करनी ये बताएं, पड़ेगी। जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर हैं मुसल्लह अफवाज के, पार्लियामेंट को गाइडलाइन और डायरेक्शन वो दे रहे हैं, आपकी पीपल्स पार्टी के वोट पे ये हुकूमत खड़ी हुई है, तो वो सिर्फ तकरीर करेंगे या अमली तौर पे भी वो कोई प्रेस कर सकते हैं कि बस इस लड़ाई को ख़त्म करें? देखिए, मफाहमत की तरफ मैं जाएं? समझता हूँ प्रेस भी कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल जमातों से बातचीत भी कर सकते हैं, सारी जमातों से, और इस वक्त बातचीत वो करने की पोजीशन में भी हैं। और सही। हुकूमत, क्योंकि हुकूमत को हमारी ज़रूरत है, हम हुकूमत से अपनी बातें मनवा भी जो सिस्टम के लिए बेहतर मनवा भी सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे, लेकिन जो एक जनरल आम पाकिस्तानी के लिए आम जो समझता हूँ, जो पोलराइजेशन, शिद्दत, जो इस सही। वक्त तनाव की कैफियत है, इसे ख़त्म करने में पार्टी अपना किरदार अदा कर सकती है और हम तैयार हैं इसके लिए। सही। खोखर साहब, ये बताइए कि आपकी जमात अगर मई में या जून में जब भी बन जाती है, इस वक्त एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक फोरम बना हुआ है, 6 पॉलिटिकल पार्टीज उसमें मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, आप लोगों ने अपनी सोलो फ्लाइट लेनी है, अपनी अलहदा से पार्टी को अलहदा प्लेटफॉर्म के तौर पर, ज़ाहिर है कि प्लेटफॉर्म तो हमेशा इन जमातों के भी अलहदा हैं, क्या आप उस कंटेनर पर मौजूद होंगे जो अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक चला रही है? आप एसोसिएट किससे करते हैं आपकी जमात इस वक्त, अपोजिशन की जमातों से या हुकूमती जमातों से? फॉर्म 47 के जरिए उसके नतीजे में बनी हुई हुकूमत से एसोसिएट करना तो खुदकुशी के मुतरादिफ होगा ईसा भाई। सही। चाचा, तो ये तो फिर ये ताना भी मिल गया। लेकिन मेरा तो इन जो इस वक्त सियासतदान जो इकट्ठी मीटिंग्स कर रहे हैं, मेरा तो इनको यही मशवरा है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट करें। नई पार्टी अगर कोई बनेगी तो एस्टैब्लिशमेंट की छाप लगेगी, तो लोग सही। तो खोखर साहब, फिर हम ऐसी कई जमातें बनी जो कहीं बड़ा मुश्किल है नई जमातों का बनना। मैं समझता हूँ अगली जमातों के अंदर ही हमें रिफॉर्म्स करनी चाहिए। सही। तो खोखर साहब, फैसलाबाद से वो अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में उन्होंने जलसे करने हैं, हम आपको कब तक देखेंगे उनके स्टेज पे? देखिए, पहली चीज तो ये कि हमने पहला अपने तौर पर जो चीज करनी है वो जमात बनानी है, उसको इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराना है, और फिर अगली ये गुफ्तगू जो है ये फिर उस वक्त करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमें ये महीना 2 जो है ये हम ग्राउंड वर्क में गुजारेंगे, और उसके बाद फिर सही। बट योर एसोसिएशन इज विद द अपोजिशन, वो मैं क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि फॉर्म सियासत ऑपोजिशन की होती है, हुकूमत की थोड़ी सियासत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद, बहुत बहुत शुक्रिया। सवालात बहुत से हैं, लेकिन उसको हम किसी और नशिस्त के लिए उठा रखते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।